अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यह है कि अमीर लोगों के साथ में पार्टनरशिप कर लिया जाए, मगर मुश्किल यह है कि अमीर लोगों के साथ में पार्टनरशिप किया ही नहीं जा सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मार्क जगरबर्ग, एलन मस्क, जेफ बेजोस, जैकमा जैसे लोगों के साथ में आप अपना बिजनेस कर सकें, और वो भी एक बेयर मिनिमम अमाउंट के साथ में? तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है कि आप कैसे वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों के साथ में अपना छोटा सा पैसा इन्वेस्ट करके इनके साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आज आपको ईटीएफ के विषय में बताऊंगा कि ईटीएफ फंड क्या होता है और ईटीएफ के जरिए किस तरह से आप वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनके कंपनी का जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। तो आइए आपको लेकर के चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहां पे मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कि कैसे आप वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेरे ही एसेट का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैंग प्लस ईटीएफ फंड और फैंग प्लस ईटीएफ फंड का फंड ऑफ फंड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस ईटीएफ में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। पहला जो पॉइंट है इसका, वो हम देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फैंग प्लस में लिस्टेड जो कंपनी है, जिन कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये ग्लोबल लीडर हैं इनोवेशन की। आप देख सकते हैं फेसबुक या अमेजन, एप्पल, ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट वर्ल्ड को दिया है जो उसके पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। उस तरह के इनोवेशन के ये लीडर्स हैं। और आगे देखते हैं कि और क्या वजह हो सकता है जिसकी वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये ऐसी कंपनी है जो आज के डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में जो मेगा ट्रेंड है उसको पकड़ के रखी हुई है। जैसे आप ई कॉमर्स में देख सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डेटा सेंटर, ये आज के चारों तरफ हमारे डे इन डे आउट हमारे लाइफ का हिस्सा है, जिसको आज ये जो ग्लोबल इनोवेटर्स हैं या ग्लोबल लीडर्स हैं वो हमारे आज के इस प्रेजेंट जो हमारा यूजर्स है उसके ऊपर ये टारगेट कर रहे हैं और इससे ये बिजनेस कर रहे हैं। तीसरा जो रीजन है वो ये है कि ये जो फैंग प्लस की लिस्टेड कंपनी जो है वो गियर्ड अप है फ्यूचर्स के लिए। फ्यूचर में ये कुछ ऐसा प्लान करने वाले हैं जो आज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सोच भी नहीं सकता है, या उसके प्रति जस्ट वो सोच सकता है और ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप टॉप 50 कंपनीज जो इनोवेशन की है इन द ईयर 2020, इसमें आप ये सारी कंपनीज का नाम देख सकते हैं, जिसमें एप्पल, अल्फाबेट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, हुवेई, अलीबाबा, आईबीएम, सोनी, फेसबुक, ये हैं। अब इसमें कुछ ऐसी कंपनी है जो 10 साल से लगातार टॉप 50 की लिस्ट में रही हैं, जैसे एप्पल, अल्फाबेट, अमेजन, फेसबुक, ये सब कंपनी ऐसी हैं जो हमेशा टॉप 10 में रही है 50 कंपनीज के लिस्ट में, 10 साल से 50 कंपनीज के लिस्ट में रही हैं। और ये सीरियल इनोवेटर रही हैं डिसरप्शन के लिए। माने हमारे इसमें अगर आप देखें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हमारी जो माने बीएससी स्टॉक एक्सचेंज की जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज है, उनकी अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो टोटल प्रॉफिट थी वो $69 बिलियन थी। ओएनजीसी की जो प्रॉफिट थी वो $57 बिलियन थी और एसबीआई की $51 बिलियन की प्रॉफिट हुई थी। और उसके कंपैरिजन में अगर हम इन कंपनीज के कंपेयर करें तो हमारी कंपनीज के जो प्रॉफिट है उससे तो कहीं ज्यादा या उसके आसपास का पैसा ये लोग अपने इनोवेशन पे, आरएनडी के ऊपर खर्च कर रही हैं। ये वर्ल्ड की टॉप 250 रैंक कंपनीज हैं। जो आप देख सकते हैं कि अमेजन लगभग $23 बिलियन खर्च किया है, या फिर अल्फाबेट यानी कि गूगल 16 बिलियन खर्च किया है आरएनडी के ऊपर। तो इनका कितना फोकस है कि फ्यूचर की मेगा ट्रेंड को पकड़ करके रखना कि मार्केट आगे क्या करेगा, मार्केट इकोनॉमी किधर जाएगी, लोग किस तरह के गेम्स खेलना या फिर ई कॉमर्स या फिर वर्चुअल रियलिटी किस तरफ जा रहे हैं, हमारा सोसाइटी किस तरफ जा रहा है, उस ट्रेंड को पकड़ने के लिए ये लोग कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं।
इनका फोकस कहां पे है आप ये देखिए, ये लोग कितने रुपए खर्च कर रहे हैं नई कंपनीज को एक्वायर कर, ये इनका अपना खुद का प्रोडक्ट तो ये लोग डेवलप कर ही रहे हैं, इसके अलावे ये ऐसी कंपनीज को एक्वायर भी कर रहे हैं जो फ्यूचर लीडर हो सकती हैं, छोटी साइज की कंपनी है उसको एक्वायर कर रहे हैं, या फिर जो ऐसी इनोवेशन ला रही है वैसी कंपनीज में ये लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लाइक अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल ने 229 कंपनीज को एक्वायर किया है और लगभग 109 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो स्टार्टअप बिजनेस है और कोई इनोवेशन लेकर के आया है तो वो अपॉर्चुनिटी भी हम मिस ना कर जाएं। तो इसलिए ये जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं इनोवेशन में, ये अपना इनोवेशन के साथ साथ जो स्टार्टअप या फिर नए बिजनेस वेंचर्स हैं उसमें भी अपना एक्सपोजर ले रखे हैं। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि डिसरप्शन जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कुछ एक चीजें हैं जो हर समय बदल रही है। आज जिस तरह से हम गेम खेल रहे हैं या जिस तरह से हम वीडियो देख रहे हैं या जिस तरह से हम गाने सुन रहे हैं, वो सारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रखा है। जैसे अगर हम लोग अपने बचपन की बात करें तो हम लोग जो है वो हम लोग ऐसी पीढ़ी है जो रिकॉर्ड प्लेयर से लेकर के सीडी रोम तक की दुनिया तक देखे हैं, और आज हम लोग MP3 से लेकर के अभी अब हम लोग वो सारा चीज जो है वो Amazon म्यूजिक या इसके थ्रू हम लोग गाने सुन रहे हैं। तो ये जो इनोवेशन है, हम ये देख रहे हैं कि इस इनोवेशन में ट्रेंड तो चेंज हो रहा है लेकिन उसका जो इनोवेटर है वो चेंज नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि इनोवेशन चाहे जो कुछ भी हो, डिसरप्शन चाहे जो कुछ भी हो, हर एक जगह कंपनी सेम रह रही है, सेम कंपनी जो है वो नया नया इनोवेशन लेके आ रही है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये आज के लीडर तो है ही और फ्यूचर के लीडर का जो पोजीशन है उसको भी ये होल्ड करके रखना चाह रहे हैं। इस तरह की कंपनीज हैं ये। यहां पे हम देखते हैं कि फोर फ्रंट इनोवेटर तब कौन थे और अब क्या है। जैसे ओरिजिनल इनोवेशन हम देखें तो पहले ये सारी कंपनी जो है वो इंटरनेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर, इस तरह की इनोवेशन लेकर के आई। और आज का जो मेजर मेगा ट्रेंड्स है वो है कंप्यूटर गेमिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, OTT, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आज का हमारा मेगा ट्रेंड है, इसके ऊपर ये कंपनीज काम कर रही है और ये टारगेट कर रही है फ्यूचर के जो ट्रेंड है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये चीज एक ऐसा टर्म है जो हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्या है, तो उसने जो मुझे बताया वो मेरे को समझ में आया कि डोरेमन को हम लोग जो है वो वर्चुअलिटी में देखते हैं, लेकिन जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उसके थ्रू ये वर्चुअल कैरेक्टर को हम लोग रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं। और अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो ये समझ में आता है कि जब हम अपनी रियल आंखों से भगवान की बनाई हुई रियल दुनिया को देखते हैं तो ये रियलिटी कहा जाता है। और जब हम भगवान की बनाई हुई आंख से इंसान की बनाई हुई दुनिया को देखते हैं तो इसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। यानी कि आंख पे पट्टी बांध करके जब इंसान पागल जैसा हो जाता है तो उसे वर्चुअल रियलिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंपनी जो है वो वैसे ट्रेंड को पकड़ रही है और उसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फैंग प्लस की कंपनीज हैं वो कुछ ऐसा कर सकती हैं जो कि हम आज सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम टेस्ला मोटर की बात करें तो टेस्ला मोटर्स, हम लोग जैसे नॉर्मल आज तक का जो ट्रेंड है कि अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो सिर्फ कार बनाती है, इवन वो उसके जो अलग अलग एसेसरीज होती हैं वो भी वो मैन्युफैक्चर नहीं करती है। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स जो है उसकी गाड़ी में असेंबल्ड होने वाले डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स से लेती है। जैसे अगर मान लीजिए उसका लैंप है तो वो दूसरे से लेती है, हेडलाइट्स है या फिर ग्लास है तो वो दूसरे से लेती है। यहाँ पे टेस्ला मोटर्स जो है वो पूरा इकोसिस्टम खुद का डेवलप
कर रखा है, जिसमें कि वो कार मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहा है बल्कि वो बैटरी भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर सोलर पावर का अरेंजमेंट भी कर रखा है, चार्जिंग पॉइंट का भी अरेंजमेंट करेगा। वो पूरा इकोसिस्टम उनका खुद का रहेगा। सर्विसिंग इश्यूज आ रहा है, सॉफ्टवेयर का कोई इशू आ रहा है, वो पूरा सिस्टम उनका रहेगा। इसी तरह से अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल का जो अल्फाबेट है, इट हैज बिकम अ ग्रुप ऑफ कंपनी। अगर आप मतलब आप अगर कंप्यूटर रिलेटेड या फिर वेबसाइट रिलेटेड या फिर जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो सारा चीज अल्फाबेट के थ्रू गूगल जो है आपके देने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि गूगल की कितनी सारी कंपनीज है, जैसे गूगल वेंचर, कैलिको, वाइमो, फाइवर, ये बहुत सारी कंपनीज का ग्रुप बन गया है अल्फाबेट। और अगर हम अर्निंग की बात करें, यहाँ पे ट्विटर के अर्निंग्स का दिखलाया गया है कि कितने तरह से आज जो है वो ट्विटर अर्न कर रहा है। वो एडवर्टीजमेंट करता है, प्रमोशनल ट्वीट्स से पैसा कमाता है, कुछ प्रोमोटेड अकाउंट्स होते हैं वहां से पैसा कमाता है। तो कई एक जरिया है ये जो बड़ी लीडर कंपनीज हैं इनके अर्निंग करने के। इसके बाद अगर हम देखें कि ये क्या कर रही हैं, मतलब हमारे कैसे ये कंपनी हमारी सोच से परे ऐसा कुछ काम कर रही हैं। अगर हम Amazon की बात करें तो Amazon की शुरुआत किंडल से हुई थी, या उसके पहले अगर हम देखें तो Amazon की शुरुआत सिर्फ इससे हुई थी कि Amazon कुछ बुक्स बेचता था ऑनलाइन में, फिर उसके बाद से किंडल लेकर के आया। और आज अगर हम देखें तो ये एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया है, लॉजिस्टिक का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, क्लाउड स्टोरेज और गेमिंग स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स, और ये सब चीज ट्रेंड्स को ये पकड़ना चाह रहा है। मोबाइल पेमेंट के क्षेत्र में आप देखें तो Amazon का वॉलेट आ गया है। और अलीबाबा भी सेम तरीके से बहुत सारे जो फ्यूचर ट्रेंड्स है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है थ्रू B2C ऑनलाइन मार्केट प्लेस, C2C ऑनलाइन मार्केट प्लेस, स्मॉल बिजनेस ई कॉमर्स। तो ये बहुत सारे फ्यूचर ट्रेंड को पकड़ रहा है। प्लस अलीबाबा भी बहुत सारी कंपनीज में वेंचर कैपिटलिस्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। और ये देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे फेसबुक ने अपना आने वाला 10 साल का रोड मैप तैयार करके रखा है कि वो लोग आज, जैसे हम लोग फेसबुक को जाए जानते हैं कि ये वीडियो, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब फेसबुक के प्रोडक्ट हैं। आगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आने वाले हैं। ये सारा 10 साल में ये लोग अपना प्लान करके रखे हैं। अब अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल भी शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम प्रोडक्ट टू सर्विसेज। अगर एप्पल का एक प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं और उसको हम यूज करते हैं तो उससे किंतु उसका रेगुलर इनकम नहीं आने वाला है। जैसे अगर हम लोग टाटा स्काई खरीदते हैं तो टाटा स्काई का हम लोग रेगुलर रिचार्ज करते हैं, या फिर कोई भी मोबाइल ऑपरेटर का अगर हम लोग सर्विसेज अवेल करते हैं तो हम लोग रेगुलर उसको रिचार्ज करते हैं, तो उससे एक सब्सक्रिप्शन मिलता है। एप्पल भी कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे कि वो प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज कुछ ऐसा दे जिससे उसको रिकरिंग इनकम और बढ़ता रहे। तो इस बिजनेस मॉडल पे एप्पल भी काम करने जा रहा है कि वो प्रोडक्ट से सर्विसेज की तरफ भी जा रहा है, जो कि दोनों का इंटीग्रेशन से वो पैसा कमाएगा। ये अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट में नया थीम क्या डेवलप होने जा रहा है। और अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें, फैंग प्लस इंडेक्स की बात करें, और हम इसके साथ में BSE को अगर कंपेयर करें, BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो फैंग की जो कंपनीज है जैसे एप्पल, Amazon, गूगल, टेस्ला, फेसबुक, तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपका $7.7 ट्रिलियन है, जो कि इंडियन मार्केट का 3 टाइम्स है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि सिर्फ 10 कंपनी ऐसा है जो हमारे पूरे इंडियन मार्केट के 3 गुना साइज की है। अब इसमें जो ट्रेंड है वो क्या है? टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें 50% कंपनीज है, कंजम्पशन से रिलेटेड 30% कंपनी है, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसमें जो फैंग प्लस इंडेक्स है इसमें 20% कंपनी जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, अब ये पावर ऑफ 10 माने ये 10 कंपनीज का पावर देखिए कि इसका क्या पावर है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.7 ट्रिलियन
है जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे तीन गुना है। इनके रिवेन्यू की बात करें तो इनका एग्रीगेट रिवेन्यू, अगर सबका रिवेन्यू एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो आता है 1.09 ट्रिलियन। और इनके कैश की बात करें तो इनके पास 500 बिलियन कैश रिजर्व है, जो कि 85% ऑफ टोटल फॉरेक्स रिजर्व हमारे आरबीआई का 2020 में जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका 85% इन 10 कंपनीज के पास में फॉरेक्स रिजर्व है, यानी इनका कैश रिजर्व है। और अगर इनकी नेट इनकम की बात करें एग्रीगेट तो इट कम्स टू 179 बिलियन, exceeds the combined net income of all Indian equities। तो ये पोटेंशियल है इन कंपनीज का जिसके ऊपर ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको बनाया गया है। ये आज की डेट में हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है ही। आने वाले फ्यूचर में ये हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनने वाली है ये सारी कंपनी। वाई मेक ऑल दिस कंपनीज पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब ये हमारी जिंदगी के आज के हिस्से बन चुके हैं और फ्यूचर में बिल्कुल भी हमारे जिंदगी के इंटीग्रल पार्ट बनने वाले हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में भी इनका होना बिल्कुल भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम इनको अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हम सिर्फ कंज्यूमर बन करके रह जाएंगे और इस कंजम्पशन का हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें अगर इनका बेनिफिट लेना है इनका प्रॉफिट का, तो हमें इनका पार्टनर बनना होगा। अब बात करते हैं कि एज ए इंडियन इन्वेस्टर हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और हमें क्यों करना चाहिए। पहला चीज ये है कि अक्रॉस द जियोग्राफी इन्वेस्टमेंट होगा। ये कुछ कंपनीज इसके ऐसी हैं जो चाइना से हैं और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं जैकमा की कंपनी जो है वो अलीबाबा या फिर बाइडू, ये चाइनीज कंपनीज हैं मगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। यहाँ पे अगर हम मार्केट की बात करें कि कौन सा मार्केट किस समय में कैसा परफॉर्म किया, तो आप देख सकते हैं कि 2011 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिटर्न जो है वो 13% था और इंडिया का रिटर्न -20% था। वही 2012 में देखा गया तो इंडिया ने 32% रिटर्न दिया और 2013 में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 15% पे था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने 44% का रिटर्न दिया और यूएस ने 50% का रिटर्न दिया। तो इस चार्ट से ये समझ में आ रहा है कि नंबर 1 होना टाइम टू टाइम डिफरेंट होता है। मतलब हर साल कोई जरूरी नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो अच्छा करती है। किसी साल में कोई कंट्री अच्छा कर रही है, किसी साल में कोई कंट्री अच्छा कर रही है। तो अगर हम अक्रॉस द जियोग्राफी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर एक मार्केट कंडीशन में अक्रॉस द जियोग्राफी हम इन्वेस्ट करेंगे और हर एक मार्केट का बेनिफिट हमको ओवरऑल मिलता रहेगा। कभी अगर इंडियन मार्केट खराब कर रहा है तो यूएस मार्केट अच्छा कर सकता है या चाइना मार्केट अच्छा कर सकता है, वहां से हम प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा, इसका और एक एडवांटेज ये है कि जब डॉलर या यूरो के तुलना में हमारा आईएनआर कमजोर होगा तो हमको फायदा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक साल में 2.32% आईएनआर यूरो के तुलना में गिरता है और 3.48% डॉलर के तुलना में गिरता है, तो आप रिटर्न में चेंजेस देख सकते हैं कि अगर इस फंड में पैसा लगाया गया होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर के तुलना में 19.28% का रिटर्न बनता और अगर यूरो के तुलना में देखें तो 15.26% का रिटर्न हमारा बन सकता था। अगर हम पोटेंशियल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉलर करेंसी, एमसीएक्स इंडेक्स, एमसीएक्स यूरोप इंडेक्स 2011 से 2020 तक में वैल्यूएशन किस तरह से आप देख सकते हैं यूएसए के इंडेक्स ने मल्टीप्लाई किया है। अब आइए देखते हैं कि ये फैंग प्लस का जो ईटीएफ का ऑफरिंग है मेरे ही की तरफ से, उसमें क्या है, इसके फंड मैनेजर कौन है और ये किस तरह से काम करेगा।
पहला चीज की इसका यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। इसमें जो भी कंपनी लिया जाएगा वो सारी कंपनी जो है वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है, उसमें ही इन्वेस्ट किया जाएगा। और इनका फंड मैनेजर इंडिया में भी रहेंगे। बेसिकली ये एक ईटीएफ है, इसमें फंड मैनेजर का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, फिर भी इसके फंड मैनेजर्स हैं। इसका मैंने आप एक तरह से देख सकते हैं तो ये दो फंड है, एक ईटीएफ है और दूसरा ईटीएफ का एफओएफ है। यहाँ पर ये भी जानने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि ईटीएफ क्या होता है और एफओएफ क्या होता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस दो ही तरह का है। पहला डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड का एनएवी दिन में एक बार डिक्लेयर होता है, वो मार्केट में फ्लक्चुएट नहीं होता है, उसका 24 घंटे में सिर्फ एक बार एनएवी आता है। और ईटीएफ की एनएवी जो है वो जितना देर तक मार्केट खुला हुआ रहता है उतना देर तक उसका एनएवी फ्लक्चुएट करते रहता है, मतलब 24 घंटे में उसके हमेशा एनएवी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, डायनामिक उसका एनएवी हो सकता है, आप कह सकते हैं। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है कि ईटीएफ को आप फिजिकल मोड में खरीद नहीं सकते हैं। ईटीएफ को खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है और म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के लिए आप फिजिकल मोड में भी खरीद सकते हैं। इसीलिए मिरेई ने इसके पैरेलल आपको फंड ऑफ फंड का ऑप्शन दिया है कि आप ईटीएफ में फिजिकल मोड में नहीं खरीद सकते हैं या फिर एसआईपी नहीं कर सकते हैं, तो आप फंड ऑफ फंड जो है उसमें एसआईपी के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप फिजिकल मोड में भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको कोई डीमैट अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि निफ्टी 50 और S&P 500 या फिर नैस्डैक 100 इंडेक्स का परफॉर्मेंस का उसमें क्या कोरिलेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये येलो लाइन है वो फैंग प्लस इंडेक्स का है और उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है कंपेयरिंग टू आपका इंडियन इंडेक्स। यहाँ पे कुछ रेशियो दिखलाया गया है कि रिटर्न टू रिस्क और रिटर्न्स इन आईएनआर फैंग का सिंस इंसेप्शन, जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग या जिस इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने की बात किया जा रहा है, उसका अगर इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखा जाए तो सिंस इंसेप्शन इसका एवरेज परफॉर्मेंस 38.5% का है और 5 साल का परफॉर्मेंस 46.8% का आ रहा है। और वहीं पे अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो सिंस इंसेप्शन 10.8% का है और 5 इयर्स का 17.3% का है। सेम चीज को यहाँ पे कैलेंडर ईयर वाइज दिखाया गया है, यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स उसका दिखलाया गया है और यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि फैंग प्लस इंडेक्स के सेक्टर एलोकेशन क्या होंगे। यहाँ पे इंटरेक्टिव मीडिया एंड सर्विसेज में 46% का वेटेज रखा गया है। इंटरनेट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग रिटेल में आपको 17.1% का वेटेज रखा गया है। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो बाइडू इस पोर्टफोलियो का 14.4% होगा, ट्विटर 12.10 होगा, अल्फाबेट 11% होगा। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक वाइज वेटेज भी दिया हुआ है। अगर इस इंडेक्स की कंपैरिजन अगर हम निफ्टी 50 के जो 10 बड़ी कंपनी है उसके साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो उनका फॉरवर्ड पी 12 महीने का क्या आ रहा है और यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनका फॉरवर्ड पी क्या आ रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये यहाँ पे दिखलाया गया है कि क्या इनका इंडेक्स का कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो माने ओवर प्राइस हैं, इनका पी के हिसाब से ये हाई वैल्यूएशन पे हैं या खरीदने लायक हैं अभी। तो यहाँ पे आपको दिखलाया जा रहा है कि 12 मंथ्स का फॉरवर्ड पी क्या है। अब यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है कि हमको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज विच आर गियर्ड एंड पार्टिसिपेट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप पूरे प्रेजेंटेशन में देख चुके हैं, वही चीज यहाँ पे फिर वापस रिकैप किया जा रहा है कि इसमें ये फ्यूचर लीडर्स हैं
उसी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इनके फंड मैनेजर्स कौन है और अलॉटमेंट डेट क्या है। ETF का जो NFO पीरियड है वो 19 अप्रैल से 30 अप्रैल है। अलॉटमेंट डेट 6 मई को है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 6 मई को इसका लिस्टिंग होगा, उसके बाद आपको डीमैट में दिखना शुरू हो जाएगा। और इसका बेंचमार्क इंडेक्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैंग प्लस इंडेक्स है। और इसमें आप INR में इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 का है। और एक्सचेंज के थ्रू आप जब लिस्टेड हो जाएगी उसके बाद आप एक्सचेंज के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आप 1 यूनिट से लेकर के 2 लाख रुपए तक का यूनिट्स आप खरीद सकते हैं। और रिडिम्पशन अगर आप ETF में करते हैं तो नॉर्मल जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में रिडिम्पशन करते हैं तो T+3 में आपका सेटलमेंट होता है। यहाँ पे रिडिम्पशन करने पर T+5 में आपका सेटलमेंट होगा। और सेम चीज अगर आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल मोड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आप SIP भी कर सकेंगे। और मंथली और क्वार्टरली SIP आप 5000 रुपए की कर सकते हैं। मिनिमम एडिशनल परचेस आप 1000 रुपए का कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए का कर सकते हैं। इसकी फंड मैनेजर जो है वो एकता गाला है। और इसका NFO पीरियड 19 तारीख से 3 तारीख तक है। और इसका बेंचमार्क भी आप बट ऑब्वियस है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैंग प्लस इंडेक्स INR ही होगा। तो ये है टोटल प्रेजेंटेशन। और आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका कोई सजेशन हो तो उसका हमेशा स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।